प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत। पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुआ निर्णय। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को याद कर रहा है देश। और लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के प्रभावितों को मिली नौकरी, मुख्यमंत्री ने दी सभी को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों में बदलाव नहीं आया तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई मौलिक बदलाव के साथ नए भू राजनीतिक समीकरण भी उभरे हैं, लेकिन इन सभी बदलावों के बीच भारत रूस मैत्री सुदृढ़ रही है। कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत को महाशक्ति, मित्र देश और विश्वसनीय सहयोगी मानता है। दोनों देशों के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और भविष्य में भी और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के अलावा दोनों देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ संघर्ष में भी सहयोगी रहे हैं। To be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We are holding summits every year, taking turns in India and in Russia. शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी शीर्षक से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और शिक्षा सहित रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को सदन से निष्कासित किए जाने के सवाल पर श्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित किए जाने के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड में दर्ज है। जोशी ने कहा कि अगर ये निलंबित सदस्य अभी भी माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी
आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है। गिवन ए कॉल। संसद खेल स्पर्धा, सभी अपने अपने क्षेत्र में जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के काशी में भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन हमारे देश के महान सेनानियों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पावन भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि झंडा दिवस के अवसर पर प्रतीक स्वरूप जारी किए गए झंडे के माध्यम से हम सम्मान पूर्वक दान की परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि इससे एकत्र होने वाली धनराशि हमारे जांबाज सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों के कल्याण में अपना योगदान जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता पूर्वक दान देकर सैनिक परिवारों के प्रति आदर और अपनी एकजुटता का परिचय दें। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सेना के पराक्रम को याद करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सहयोग राशि भेंट करते हुए कहा कि देश की सेवा करने वालों के सहयोग के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा कि यह पूर्व सैनिक तथा शहीद परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस का झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के वीर सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़, आप सभी से अपील करता हूं कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक से अधिक आगे बढ़ के दान दें और इस पुनीत कार्य में योगदान करें। इस अवसर पर वेद प्रकाश साहू, बी रवि, CL साहू, KSR मूर्ति, नवल कुमार सहित भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर NTPC लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पात्रता के अनुसार स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई है। जिले के कलेक्टर ने प्रभावित 9 गांव के 49 भू विस्थापितों को नियुक्ति दी। रायगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी प्रभावित 6 भू विस्थापितों को नौकरी दी गई थी। इस तरह अब तक कुल 55 भू विस्थापितों को पात्रता के अनुसार नौकरी दी जा चुकी है। जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि NTPC लारा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिसमें 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। इस संयंत्र से बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलता है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लिए 9 गांव आरमुड़ा, बोड़ाझरिया, छपोरा, देवलसुर्रा, झील गिटार, कांदागढ़, लारा, महलोई और रियापाली की 2000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इससे 2449 किसान प्रभावित हुए हैं। तो पहले चरण में 6 लोगों को नौकरी मिली थी और बाकी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, फिर दोबारा से एग्जाम, तो आज 49 लोगों को
तो कुल मिलाकर 55 नौकरी दे रहे हैं एयर सर्विस में। 24 पद और बाकी हैं, तो उसके लिए जो कैटेगरी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं। एनटीपीसी द्वारा भू विस्थापितों के लिए आईआईटी डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट जनरल के 69 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इनमें से 22 आरक्षित पदों पर नियुक्ति होना अभी शेष है। मुख्यमंत्री ने शेष बचे हुए पदों पर योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए उचित पहल करने के निर्देश एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों और रायगढ़ कलेक्टर को दिए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता ने मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार प्रभावित भू विस्थापितों और छत्तीसगढ़ के लोगों को भविष्य में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। बलरामपुर जिले में पशुधन विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान एवं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके माध्यम से जहां एक और योजना से जुड़कर उन्नत किस्म के गौवंश के नस्ल तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टैगिंग के माध्यम से गायों के पहचान पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 6 विकास खंडों में वेटरनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम द्वारा घर घर जाकर गौवंश का कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्नत नस्ल के गौवंश को बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये भी गाय हैं सर, सब एक क्रॉस जर्सी हैं। ये यहीं पशु विभाग से कृत्रिम गर्भाधान के तहत इन लोगों को क्रॉस करवाता हूँ, और जितने भी बछड़े वो बच्चे दिख रहे हैं सब यहीं के क्रॉस किया हुआ है। और दूध लगभग अभी 25-26 लीटर हो रहा है, क्योंकि बच्चा दिए हुए 4-5 माह हो गया। थोड़ा धीरे धीरे दूध कम हो रहा है, और इसकी वजह से एक हमारे लिए बोलिए तो एक लाइनअप मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम सभी का आधार कार्ड होना जरूरी है, वैसे ही ये जानवरों के लिए, खासकर गाय माता के लिए टैग होना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से गाय कभी घूमती है या गाय का एक्सीडेंट होता है या गाय हिट में आती है, तो उससे इनकी पहचान, चाहे कितने भी संख्या में गाय हों, उसमें उस गाय की पहचान की जा सकती है। जो पीड़ित गाय है या गुमी हुई गाय है या जिनकी दुर्घटनाग्रस्त या हिट में आए, तो ये सारी सुविधाएं बहुत आसान तरीके से इस टैग के माध्यम से किया जा सकता है। पशुधन विकास विभाग के तकनीक सहायक संतोष कुमार ने बताया कि गौवंश के गर्भाधान के बाद बछड़े तैयार होने पर प्रति गर्भाधान लगभग 1200 रुपए कमीशन के रूप में मिलते हैं। मादा वत्स को यही करते हैं, 3 माह पूर्ण हो जाता है, पीढ़ी जब प्रेग्नेंट हो जाती है गाय, तो हमें 50 रुपये मिलता है शासन की ओर से। पुनः जब गाय बच्चा देती है, वो जो है 700 रुपये हमें मिलता है। पुनः वही बछड़ा जो है हम लोग देख रेख करते हैं, डिमार्मिंग वगैरह, उसके बाद जो है उस बछड़े का हमें 200 रुपये और मिलता है। पुनः वही बछड़ा अगर 12 माह का हो जाता है तो हमें फिर से 200 रुपये मिलता है। कुल मिलाकर हमें 1150 रुपये मिलता है, और 50 रुपये डिक्शनरी का कागज वगैरह का मिलता है। बताया गया है कि टैगिंग के माध्यम से जिले में पशुओं को पहचान देने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि दुर्घटना के समय पशु मालिकों की पहचान की जा सके। और अब कुछ खबरें जिलों से। 7वीं अखिल भारतीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हैंडबॉल प्रतियोगिता का भिलाई में समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में मध्य क्षेत्र ने विजेता और पूर्वी क्षेत्र ने उप विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि वेस्ट जोन को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इस्पात नगरी भिलाई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को 44-23 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल के साथ ही सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में खेल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमें टीम वर्क सिखाती है। प्रधानमंत्री की ओर से जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में हम इस टूर्नामेंट को भी रखेंगे। फौज में हम लोग तो हमेशा खेल कूद करते ही रहते हैं, बट इस टूर्नामेंट को मैं उस फिट इंडिया मूवमेंट के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि 3 से 6 दिसंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में केंद्रीय सुरक्षा बल के 7 विभिन्न सेक्टर स्तर के 70 खिलाड़ी शामिल हुए।
गरियाबंद जिले में 7वीं आर्थिक गणना को सुचारू रूप से समय अवधि में संपन्न कराने हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोक सेवा केंद्र द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्ण किए गए 7वीं आर्थिक गणना के प्रावधिक परिणामों का समन्वय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। जिला योजना और सांख्यिकी अधिकारी S.K. बंजारे ने बताया कि आर्थिक गणना के अंतर्गत जिले की भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ऐसे सभी लोगों की गणना की गई जो आर्थिक गतिविधियां संपादित करते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।